अस्सलाम वालेकुम। आज 3-4 खबरें तो अदालत के हवाले से हैं और सारी खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं। GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस इस नाम से एक वसूली कई सालों से पाकिस्तान में हो रही थी और फिर कंपनियों ने पैसे तो काट लिए लेकिन हुकूमत को देने बंद कर दिए। कुछ हिस्सा हुकूमत को गया 600-700 अरब में से, बाकी उन्हीं कंपनियों के पास वापस रह गया। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और ECC ने मंजूरी देकर ये फैसला किया कि आधा उन कंपनियों को दे देते हैं, आधा हुकूमत को दे दें। उसके ऊपर शोर मचा कि ये तो बिल्कुल खिलाफ आइन बात हो रही है और खिलाफ कानून हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर अच्छा फैसला किया और उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया कि वो कोर्ट जो फैसला करेगी वो दुरुस्त है। अगर उस फैसले पे अमल दरामद किया जाता तो एक नैब का बना बनाया टेलर मेड केस था, क्योंकि 400 अरब से ज़ायद की कलेक्शन थी। आप किसी तरीके से भी वो प्राइवेट पैसा जो कटा हुआ है वफाक को मिलना चाहिए, हुकूमत को मिलना चाहिए, वो पैसा उन प्राइवेट लोगों को नहीं छोड़ सकते थे। कोर्ट ने आज उसके ऊपर फैसला जारी किया और वो 400 अरब रुपये से ज़ायद 470 अरब शायद टोटल रकम बनती है। हुक्म दिया गया है कि वो पैसा हुकूमत को अदा करें। ये पैसा इकट्ठा किया गया था कि पाकिस्तान में जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना है, ये वहाँ से सेस लेकर तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, अंडरग्राउंड स्टोरेजेस वो डेवलप करेंगे। तो ये वो फैसला है और हुकूमत को ये पैसा इन कंपनियों को अदा करना उनकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से कराची के हवाले से फ़ैसला आया जहाँ ये हुक्मनामा जारी किया गया कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कहा गया कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। NDMA को पहले ही फैसला दिया जा चुका है। तो एक नो ट्रस्ट वाली कैफियत सिंध हुकूमत के ऊपर है और वफाक कह रहा है कि हम नई आइनी ऑप्शंस का गौर कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं। गवर्नर इस हवाले से बहुत बिजी रहे। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से पूछें कि क्या ऐसी आइनी कानूनी ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसके ऊपर अमल पैरा होया जा सकता है। इस्लामाबाद के हवाले से CDA के ऊपर आज बड़ा सख्त और भारी दिन था, क्योंकि CDA को कहा यह गया है कि इसने पूरा जो इस्लामाबाद का प्लान बनाया गया था उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। बाज़ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ बशमूल अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी जिसका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उनसे पूछा कि बताइए मास्टर प्लान के अंदर ये रोड थी कहाँ पर, क्या मास्टर प्लान में से आपने वो नेशनल पार्क की जगह से ये सड़क गुजार दी, वो जंगलात का सड़कों का क्या हुआ। तो इसके ऊपर भी जवाब तलबी हुई है। ये अच्छे फैसले हैं, शायद दूर रस इसके असरात मुरतब हों। अगर फौरी अच्छे मौसर तगड़े फैसले आए और अमल दरामद भी हुआ तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा इन मामलात के अंदर। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट तो उसका 14 अगस्त करीब आ रही है उस हवाले से है, लेकिन कुछ हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर पे नेबर है जो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश करता रहता है, उन इश्यूज़ को भी एड्रेस किया। उनका एक स्टेटमेंट सऊदी अरब के हवाले से भी है, पहले वो आपको सुनाता हूँ फिर मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। दिखाइएगा जी। पाकिस्तान की अवाम को हमारे बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे इंशाल्लाह। नोबडी कैन डाउट द सेंट्रलिटी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू द इस्लामिक वर्ल्ड। और पाकिस्तान के अवाम के दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं, तो इन ताल्लुकात के ऊपर कोई सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो राय नहीं है, पाकिस्तान के दिल सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं और इसमें मेरे ख्याल में सवाल की भी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की एक तवक्को है और वो जायज़ है कि मसला कश्मीर के ऊपर मुस्लिम उम्मा हमारे साथ खड़ी हो। जब पिछले साल ये वाक़या हो रहा था कश्मीर के हवाले से, तो उस वक्त मोदी को किसी ने अवार्ड दिया और किसी ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। थोड़ा सा हमारे जो जज्बात थे उसको ठेस पहुंची थी। उन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। हमारे आर्मी चीफ़ का एक विज़िट आ रहा है और उम्मीद की जाती है कि ये जो इश्यूज़ हैं होपफुली सॉर्ट आउट हो जाएंगे उसी विज़िट के दौरान। दूसरा स्टेटमेंट एक भारत के हवाले से भी था, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर असले की ख़रीदारी हो रही है, वो भी दिखा दें। राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, 5 आ जाएँ 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तात पे किसी किस्म का शक नहीं है। ये ओवरऑल लुबेल बाब है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक यौम आज़ादी आ रहा है, पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा मजबूत करेगा, खुशहाल करेगा, यहाँ आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात में फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तलाल चौधरी साहब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान के हवाले से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो अपनी टीम को ओनरशिप देते हैं एज़ प्राइम मिनिस्टर। किसी का कमज़ोर फ़ैसला भी जो है उसको पब्लिकली उन्होंने क्रिटिसाइज़ या रिजेक्ट नहीं किया। इकॉनमी के हवाले से जिन दिनों मुश्किलात का सामना था
उन दिनों भी अपनी टीम को वो ओनरशिप देते रहे। बैड डिसीजन से, पुअर डिसीजन से, डिलेड डिसीजन से पूरा साल पहला जिसकी पाकिस्तान को कॉस्ट भुगतनी पड़ी, लेकिन उन्होंने टीम अपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। वज़ीर भी बदला लेकिन फिर भी उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया। इसी तरीके से GIDC वाला फैसला था जो एक उनके गले पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर तनकीद का निशाना नहीं बनाया। BRT आज उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। ये मनसूबा आज से तकरीबन 2.5 साल पहले इफ्तिताह होना इसका चाहिए था, या 2 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन 3 साल की मुद्दत में इफ्तिताह हुआ। अभी भी कुछ हिस्से उसके बनने वाले बाकी हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी परवेज़ खट्टर की तारीफ़ की। प्राइम मिनिस्टर का एक मौक़िफ़ था और मैं उस असूली मौक़िफ़ को आज भी सपोर्ट करता हूँ। वो ये था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हों, वहाँ उन जैसे मुल्कों में जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ का फुकदान हो, वहाँ पर मेट्रो, ऑरेंज लाइन और इस तरह के मंसूबों पे 500-600-700 अरब रुपया लगाने से पहले उन बच्चों को पढ़ाना और जिन हेल्थ वर्कर्स को या जिन मरीज़ों को अद्वियात की ज़रूरत है वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना, वो अवलीन पहली कंडीशन है। उसके बाद आप इन प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अच्छा मेहनत से कर रहे हैं। एक अच्छा मौका है कि हम 14 अगस्त का आगाज़ ऐसी एक स्लोगन से करें कि पाकिस्तानी कौम को पढ़ाना भी और इन एरियाज़ के अंदर लेकर भी जाने आगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। और पाकिस्तान कौम को जो है पढ़ाने की भी ज़रूरत है और सही पढ़ाने की भी ज़रूरत है। और इसके साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जाहिर है कि कोई भी कौम तभी तरक्की करेगी जब अपनी बुनियाद इल्म के ऊपर रखेगी, अकल के ऊपर रखेगी, साइंस पे रखेगी, टेक्नोलॉजी पे रखेगी, तभी आगे जाएगी। और जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त हमारी मिनिस्ट्री तो यही कोशिश कर रही है। और बाकी ओवरऑल एम्फेसिस भी जो पाकिस्तान में जो बुनियादी एम्फेसिस चेंज हुआ है वो तो यही हुआ है कि पिछले 10 सालों में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी रहे हैं। अब ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में आप देखा आपने $20 बिलियन से $3 बिलियन के ऊपर आया है। और उसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान ने एक कोशिश और एफर्ट की है, जिसमें हमारी एफर्ट भी शामिल है। PPEs के ऊपर आपने देखा कि जब 26 फरवरी को पहला कोविड केस आया था, पाकिस्तान में हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजर एक्सपोर्टर हैं। इसके साथ साथ जो मज़ीद शोबे हैं जिनमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग में आए, क्योंकि ये जो एक सर्विस इकोनॉमी का तस्वुर था, ये देखिए छोटे जो दुबई शहर है जिसकी आबादी 30 लाख 40 लाख है, सिंगापुर है, उन जैसे मुल्कों के लिए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बगैर उसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के जो शिफ्ट है पॉलिसी की गवर्नमेंट की, वो यही है कि हम सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने, जो एक मेजर शिफ्ट। दुरुस्त है। अच्छा, एक बड़ा जो सियासी सवाल है जिसको मैं चाहूँगा कि आज प्रोग्राम में थोड़ा सा उसके ऊपर आप दोनों से राय लें अपने मेहमानों से। कराची के ऊपर क्या आईनी तरीकाकार हो सकता है? आप लोग बड़े खुले इशारे तो दे रहे हैं, कोर्ट के अंदर अटर्नी जनरल ने गुज़श्ता रोज़ बयान भी दे दिया, लेकिन क्या ऑप्शन है आपके पास? कुछ टेबल पे ऐसी ऑप्शन है? फवाद चौधरी साहब, देखिए जी, पहली बात तो मैं समझना कि जो आप देखेंगे ना कि जो 18वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से जो चेंजेस की गई हैं आइन के अंदर, उसमें आकर के आपको एहसास होगा कि जो इसकी जो एक हैयत है उसमें जो चेंजेस की गई हैं उसमें सूबाई असम्बली की मर्जी के बगैर गवर्नर रूल लग ही नहीं सकता। तो सूबाई असम्बली जाहिर है कि वो क्यों गवर्नर रूल को सपोर्ट करेगी। सो इसके साथ आर्टिकल 149 जरूर है, लेकिन जो असल नदीम साहब जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं बड़ी बात हमेशा करता रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस इतने अरसे से पेंडिंग है, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट उसके केस को क्यों नहीं सुन रही, वो ये है आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन। कि जब तक देखिए सूबे जो हैं, सिंध स्पेशली इतना गला फाड़ फाड़ के NFC अवार्ड के लिए बात करता है, प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड की बात ही नहीं करते। जब तक आप एक मुनज़्ज़म तरीके से वसाइल को डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक आप एक जो सिस्टम था जो 2006 में जो डिलीवर कर रहा था, आपने उसको भी खत्म कर दिया, आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी खत्म कर दिया, और अब आपने 2 लोगों के ऊपर पूरा जो है 17 ट्रिलियन रुपया शहबाज शरीफ सब करेंगे 10 साल में, 13-14 सालों में ये जो कायम अली शाह साहब और मुराद करने वाला है। और बलूचिस्तान का आप उठा के देखेंगे, आप सब पकड़ के बैठ जाएंगे कि 70-75 लाख की उस वक्त पॉपुलेशन थी, उनको 5-6 ट्रिलियन रुपया बलूचिस्तान में चला गया, किसी को समझ नहीं कहाँ के
नहीं, लेकिन आपने कराची के ऊपर ऑप्शंस की बात नहीं मुझे बताई। कराची के ऊपर क्या ऐसी ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि हमारे सामने कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, जल्दी फैसला करेंगे? मुझे नहीं पता फ्रेंकली क्या ऑप्शन है, ना ही अटॉर्नी जनरल साहब से मेरी बात हुई है और देख सकते हैं। लेकिन जो वज़ायर आइन के अंदर आर्टिकल 149 मौजूद है, उसके साथ 149 क्या कहता है? 149 के तहत आप क्या कर सकते हैं? वो 149 कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट मखसूस हालात में डायरेक्शंस दे सकती है जो बाइंडिंग है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। तो पहले भी आपको याद है 2016-17 में उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस पास की थी रेंजर्स को, जो फिर जो है वो सिंध गवर्नमेंट उस पर की नहीं थी, बट वो इम्प्लीमेंट हुई। तो इसी तरीके से आर्टिकल 149 में फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वो इख्तियारात हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो पास करने के। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो सबसे मौसर काम होगा जो करना चाहिए, और मैं इस पर डिस्कशन नहीं हुई, ना ही मेरी उसमें बात हुई है, वो ये है कि एनएफसी अवार्ड शुड बी लिंक्ड विद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। अगर सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं करते, ये एनएफसी अवार्ड में इनके पैसे रोकने चाहिए। तलाल चौधरी साहब से इसे पूछते हैं। तलाल चौधरी साहब, आप बताइएगा, इस वक्त ये काफ़ी एक इशू है जिसके ऊपर बिलावल ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्दअमल भी दिया है। क्या ऑप्शंस ली जा सकती हैं, ऐसी ऑप्शंस जो आइन और कानून के दायरा कार में हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमारे निज़ाम के लिए अच्छा हो? तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मलिक साहब, फवाद चौधरी साहब हमेशा बात करते हैं जी कि सूबों को भी क्या कहते हैं अवार्ड करना चाहिए कि वो सारे इलाकों को डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन मेरा सवाल पिछली दफ़ा भी इनसे ये था कि चले ठीक है, बाकी सूबों पे आपको, अब 3 सूबों में तो हुकूमत आपकी है, पंजाब ने ये इम्प्लीमेंट आप क्यों नहीं किया जो आप कह रहे हैं, KPK ने क्यों नहीं किया, बलोचिस्तान आज तक क्यों नहीं कर सका? 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद रही सही बात रह गया एक सिर्फ सिंध, और सिंध में उसके बाद रह गया जी कराची। और कराची में आप आकर ये सारा कुछ अपने फार्मूले जो हैं वो उस पर लगा रहे हैं। जरा मलिक साहब, हमें बड़ी एहतियात बरतनी होगी 149 पर भी बात करते हुए। मैं फवाद साहब को याद करवाता चलूं कि पाकिस्तान, ये जो तारीख है कराची की, उसमें ये जो माफियाज हैं ये पले बड़े हैं। उस वक्त वफाक की डायरेक्ट हुकूमत थी तकरीबन कराची में, यानी वो माफिया जिसको हम MQM लंदन कहते हैं, जो जहां पर टारगेट किलिंग भी थी, भत्ता भी था, वो सबसे ज्यादा फैला है मुशर्रफ दौर में, ये बना कब है ज़िया दौर में। तो ये सिर्फ कह देना ये हल नहीं है। हमारे दौर में एक पॉलिटिकल हुकूमत थी, देखिए का फर्क सिर्फ एक पॉलिटिकल, अब क्या ऑप्शन है, विल का था। लेकिन तलाल साहब, अभी जो वफाक कहता है कि हम आईनी ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं कराची के लिए, अब क्या ऑप्शन है? 2013 में तो कराची ऑपरेशन हमने लॉन्च किया, आइन के अंदर आपके जो आर्टिकल्स है आपने उनको इस्तेमाल किया, पुलिस पावर्स दी रेंजर्स को, ATA को अमेंड किया, लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब तो आपको कोई मुख्तलिफ चीज़ करनी है ना, नाले साफ करने हैं, सिविल निज़ाम बेहतर करना है, तो क्या ऑप्शन हो सकती हैं? आइन के अंदर है कोई तरीका का? देखिए मैं उसी पे आपको जवाब देता हूं और अपना एक्सपीरियंस और अपनी हुकूमत का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी मामला सूबे का था, मगर आपको याद होगा वही गवर्नर रहे, वही पीपल्स पार्टी के पास ही हुकूमत रही और PTI हमारी अपोजिशन में रही। हमने सबको ऑन बोर्ड लेके वो मुश्किल तरीन काम जो मुख्तलिफ अदवार में नहीं हुआ, कराची में अमन हुआ। मेरा ख्याल है कि किसी आर्टिकल से यहाँ कराची में तरक्की नहीं होगी। आपको लोगों को, जहां वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा और आपको एक मुखालफ के तौर पर सोचना नहीं होगा। आप क्यों नहीं बैठते सिंध के साथ जी? क्यों उनके साथ? मुझे ये बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मलिक साहब। हमने 4 मंसूबे शुरू किए थे सिंध में। एक पानी का मंसूबा था K4, एक ग्रीन लाइन थी, इसी तरह वहां पर एक क्या कहते हैं सड़कों का मंसूबा था, और उसके बाद ये जैसे पहली मोटरवे जो थी हैदराबाद कराची हमने दी। मुझे ये बताएं वो सर्कुलर रेलवे K4 और ये जो मंसूबे थे ये ग्रीन लाइन के, आज के दिन तक वफाक ने एक पैसा उसमें नहीं लगाया। देखिए बातें करने से तो तब्दीली नहीं आएगी, बातें करने से तो वहां नहीं। मुझे ये बता दें कि वफाक ने आज तक कंट्रीब्यूट क्या किया है, और वफाक बातें करता है जी कि वो 149 लगा देगा। मुझे वफाक के अंडर कंट्रोल जो अदारे हैं, क्या उनकी कारकर्दगी बड़ी आइडियल है? क्या PIA बेहतरीन चल रही है? क्या वापडा बेहतरीन चल रही है? क्या सबसे पाकिस्तान का बड़ा तरीन सर्कुलर डेट इनके होते हुए नहीं आया? वफाक की कारकर्दगी आइडियल नहीं है। तो काइंडली वफाक ये ना सोचे कि वो 149 से मसला हल होगा, ये इसको कंसेंसस पैदा करें और जरा खुले दिल से सोचें। और ये एबिलिटी का मामला है, हमने तो करके दिखाया है, उस वक्त तो कोई 149 नहीं लगाई। अच्छा, ये एबिलिटी वाला सवाल जो है, ये मैं दोबारा फवाद साहब की तरफ ले जाऊं
इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी सलाहियतों के ऊपर भी सवालिया निशान है। तो अगर वफाक को कुछ करना है तो वहाँ तो अपनी सूबाई हुकूमत है आपकी फवाद साहब, पहले तो वहाँ करना चाहिए था। वहाँ निज़ाम हुकूमत पे इतराज़ है, चीफ सेक्रेटरीज बदलते हैं, IGs बदलते हैं, लेकिन फिर भी वो इल्ज़ाम तराशी ख़त्म नहीं होती, बल्कि सीरियस चार्जेस हैं, आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे भी पैसा चल रहा है। तो वहाँ तो आपको गवर्नेंस पहले एड्रेस कर लेनी चाहिए थी। देखिए पहली बात तो ये नदीम साहब, मेरा ख्याल है ये तलाल चौधरी साहब को अगर कोई रुई की तो वो दे कि अपने कान में फेर लें, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले बात ही ये की है कि सिंध ही नहीं, कहीं पर भी चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं है आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चाहे वो हमारे सूबे हो या कि वो सूबे जहाँ पे अपोजिशन या हमारी गवर्नमेंट नहीं है। लिहाजा मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि सिंध कर रहा है या बाकी नहीं कर रहे, कोई भी चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं है और ये अनफॉर्चुनेट है। और वफाकी काबीना जो है कम से कम 2 बार डायरेक्शन इशू कर चुकी है कि आप आर्टिकल 148 के तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करेंगे, लेकिन पंजाब भी नहीं कर रहा, सिंध भी नहीं कर रहा और बलूचिस्तान भी नहीं कर रहा। और खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा सा एक सेटअप है जिसमें 30% जाता है, लेकिन वो भी जो फार्मूला है वो गलत है। 206 जो हमारा फार्मूला था 2006 का, उसके मुताबिक जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है रिसोर्सेज की। लिहाजा ये बात तो रेवेन्यू ट्रांसफर नहीं हो रहा डिस्ट्रिक्ट में, ये आप सही कह रहे हैं। वो हमारे जो MPAs हजरात हैं वो गली का जो फीता काटना और नलके का वो इफ्तिताह करना भी खुद पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर कभी ज़ेर गौर आया मसला फवाद साहब कि पंजाब को कैसे हमने ये जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं कैसे फिक्स करने? पहली बात तो ये है नदीम साहब कि अगर MPA भी नहीं काटे, MNA भी ना काटे और लोकल गवर्नमेंट हो ही ना, तो फिर लोगों को नलके का पानी तो चाहिए ना। ये तो नहीं है कि MPA भी ना करे। तो सर सूबाई हुकूमत इंपावर्ड होगी तो सूबाई हुकूमत इफ्तिताह कर सकती है ना, सूबाई हुकूमत वो बनने नहीं देगा MPA। नहीं, लोकल गवर्नमेंट, आप लोकल गवर्नमेंट कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल आई टोटली एग्री। लोकल गवर्नमेंट, जी लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो वसाइल है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अभी पॉलिटिकल अगर नहीं है तो आप इस तरह से कर दें कि MNA MPAs के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज बन जाए और DC उनका सेक्रेटरी बन जाए। कम से कम डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे तो पहुंचे ना। अभी फॉर एग्जांपल फैसलाबाद है, फैसलाबाद जो है उसको अपना हिस्सा जो है वो नहीं मिल रहा। फैसलाबाद जो है वो सबसे निगलेक्टेड इस वक्त डिवीजन है पंजाब में, और फैसलाबाद के लोगों का हक है कि उन तक जो है वो हिस्सा पहुंचे। तो मैं तो एक असूल की बात मैं एक ब्रेक ले लूं फवाद चौधरी साहब, ब्रेक। ये पंजाब में गवर्नेंस वाले इश्यूज की तरफ मैं दोबारा आऊँगा। ये इलेक्शन के दिनों में हम तलाल चौधरी साहब के हल्के में भी गए थे और मेरे ख्याल में फैसलाबाद बाकी की सड़कों की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके हल्के में मुझे लगा कि शायद सूबाई हुकूमत की शहबाज साहब से इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, वहाँ सड़कें थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरत थी। ब्रेक ले लूँ, दोबारा ये गवर्नेंस वाले इशूज़ पर फिर आऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तलाल चौधरी साहब, क्यों नहीं सूबाई हुकूमत की, पंजाब का अगर जिक्र करूं तो क्यों नहीं वहाँ निज़ाम हुकूमत बेहतर हो पाया, गवर्नेंस क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाई? देखिए मलिक साहब, बड़ी क्लियर बात है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप बुज़दार साहब, मेरा तो चले तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मैं एक मुखालिफ हूँ, आप चौधरी फवाद साहब से पूछ लें, क्या इनके पास ऐसे लोग नहीं थे जो कि सूबाई असेंबली के मेंबर बन गए थे और वो बेहतर सूबा नहीं चला सकते थे? जब आप ये सोचेंगे कि आप कोई एक ऐसा बंदा लगाएंगे जिसकी तारें जो है वो आप बनी गाला से हलाएंगे, तो आपने सूबे का मफाद नहीं सोचा, सूबे के 11 करोड़ लोगों का मफाद नहीं सोचा। आपने अपने आप को वहां मुसल्लत करके और वफाक से चलाने की कोशिश की। और मेरा ख्याल है पंजाब में शायद ही पंजाब की तारीख में बड़े बड़े वजीर आला रहे, शायद ही इस कदर नालायक और इस कदर जो नाअहल है वो इस बुज़दार साहब जैसे रहा हो। उनकी ज़ात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, मगर वो नहीं चला सकते। और ये सारे का सारा ये PTI ने और इमरान खान साहब ने किया है। और अभी भी आप ये देख लें कि वो उस हद तक कि कोई सेटिस्फाई नहीं है, ना उनके अंदर से सेटिस्फाई है कोई, ना कोई और, मगर वो उनको बदलने को तैयार नहीं। और 11 करोड़ जो पंजाबी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, हमें सजा मिल रही है। आप ये देख लें कि थानों में 5 गुना रेट हो गया है, क्योंकि कोई गवर्नेंस है ही नहीं है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और उसके बाद ये वजीर आला हाउस, आप यकीन करें कि वहां वो परचून की दुकान लगी है, पटवारी की ट्रांसफर भी कर देते हैं, चौकी इंचार्ज की भी कर देते हैं। हाँ, बुज़दार साहब एक हैं बड़े सस्ते, थोड़े थोड़े चीजें लेके थोड़े थोड़े पैसों में काम चल रहा है, लेकिन बेड़ा गर्क हो गया हमारे। कोई मंसूबा, यानी 2 महीने चाहिए थे वो ऑरेंज लेन को कंप्लीट होने में,
2 साल हो गए हैं। मैं आपको मंसूबे बता देता हूं, सस्ती दवाइयों से लेके कारपेट सड़कों से लेके कोई मंसूबा वो आगे नहीं बढ़ा सके, कोई मंसूबा अपना नहीं ला सके। सो ये सारी ज्यादती जो है ये खान साहब ने की है अपने आप को मुसल्लत रखने के लिए और एक कठपुतली और कमजोर आदमी को पंजाब में रखकर अपना कंट्रोल रखने के लिए। फवाद चौधरी साहब से इसका जवाब लेते हैं। फवाद साहब आप बताइए, आप इसके दिफा में क्या कहते हैं? नहीं, इसके लिए तो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान को आप लें, वो मैं तो उनका जवाब नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत अपने आप को डिफेंड बेहतर कर सकती है। दे कैन ब्रिंग यू कि वो उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। लेकिन आपको यहाँ बैठ के वफाक के अंदर इस बात का एहसास नहीं होता कि इतने बड़े सूबे के अंदर निज़ाम हुकूमत अगर कमजोर हो तो मसाइल बढ़ जाते हैं। काफी क्लियर है, आपको भी पता है, लाल को भी पता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, लेकिन ये फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड उस्मान बुज़दार को थोड़ा साइड पे रख देते हैं। एक बिगर पिक्चर में डिस्कस मैं कर लूँ कि अगर गवर्नेंस फेलियर हो तो करप्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। आप करप्शन को टारगेट की बजाय अगर गवर्नेंस इंप्रूव कर लें तो करप्शन की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, इशू ये है बड़ा, जो आपने एक्चुअली जो बात आपने की है, क्रक्स ऑफ द मैटर ही ये है। आपने निज़ाम जो है उसको बेहतर करना है। पहले भी यहाँ पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे थे और वो मुसल्लत थे, पंजाब में आप देखिए 17 ट्रिलियन रुपया खर्च हुआ। ये कोई मजाक तो नहीं है जो यहाँ पे हुआ। आपने 17 ट्रिलियन रुपया खर्च कर दिया और आज पंजाब जो है वो एग्जैक्टली वहां पे खड़ा है जहाँ पे आपने संभाला था। बेड़ा गर्क हो गया, बैंक करप्ट आपने जो सूबा है वो अगली हुकूमत के हवाले किया। आपने जो तमाम इनका जो विजन था पंजाब को लेकर के, उसमें आप देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने नुकसान पहुंचाया पंजाब को। और इसलिए जब मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से अब तक आपके तमाम जो प्रोविंशियल में, स्पेशली जो हमारे जैसे इजला है, जेलम है, चकवाल है, मुद्रा है, छोटे जो मिड साइज के और थोड़े ऊपर साइज के जो शहर हैं, उनमें तो उसके बाद तरक्की नहीं हुई। उसमें बाद ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सका, ना उनके सारे मसाइल हैं। पीने के पानी जो है वो हमारा अभी तक का सबसे बड़ा मसला है। और ओवरऑल जो एजुकेशन है, आप देखिए कि किस तरह से हमने किया कि एजुकेशन बजट जो है वो बजाय बढ़ाने के, वो बजट जो है वो कम हो गए। तो इसके नतीजे में आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बजट था वो 0.64% था 2008 में। अब वो बजट कम होकर 0.24% रह गया। और जो निज़ाम की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल मैं उससे एग्री हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पुलिस रिफॉर्म्स जिस तरह से पिछले दफ़ा केपी में आए थे, पंजाब में अभी तक नहीं लाए जा सके। गवर्नेंस रिफॉर्म्स जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है, उसकी तरफ हमें तेज़ी से जो है वो बढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें देखें आप तब्दीली नहीं लाएंगे, आप एक चीफ मिनिस्टर छोड़ आप 10 चीफ मिनिस्टर ले आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट नहीं करते, सूबों का स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उसकी जो मोनोपोली है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंड्स, वो नहीं टूटती। ये इतनी बड़ी आबादी है, देखिए ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ये कोई मजाक तो नहीं है। इसको हम एक ऐसे सिंपल के तौर पे चलाना चाह रहे हैं। 12 करोड़ आबादी जो है 9वां बड़ा मुल्क है अगर आप आबादी के एतबार से देखें तो पंजाब दुनिया का। इसको जिस तरीके से चलाने की कोशिश होती है, जाहिर है कि फिर उसमें मसाइल आएंगे। तो मेरी नज़र में बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो नहीं हो रही। ये बड़ा ऑनेस्ट आंसर है। तलाल चौधरी साहब, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि हुकूमत में बैठे हुए एक बहुत ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल वाक़तन यही है। गुलाम हैदर वाहीं से लेकर आज तक की अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको एक ही मसला नजर आएगा वहाँ पे। देखिए, फवाद चौधरी साहब की ये बात वाकई इस बात की अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो वफाकी वजीर होते हुए बहुत सारे मामलात पे अपने आप को अलहदा भी कर लेते हैं और राय देते हैं। लेकिन देखिए ना, फवाद चौधरी साहब की राय से पंजाबियों का मसला हल नहीं हो रहा, पंजाब का मसला हल नहीं हो रहा। देखिए ना, हम कितने पीछे चले गए। आप जरा कभी कंपैरिजन करें कि शहबाज शरीफ तलाल साहब, लेकिन एक तो 14 अगस्त वाले दिन मेरे ख्याल में सारों को तहैया करना चाहिए कि जो सच है वो बोलें। मैं अपने हिस्से का सच बोलूँ, आप अपने हिस्से का सच बोलें, तो मसाइल को निशानदेही होगी तो हल भी निकलेगा। तलाल साहब देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये, लेकिन सच बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना जी, उस पर अमल भी करना होगा। अब देखिए ना, मैं और फवाद साहब जो मर्जी इधर बात करते रहे, जितना मर्जी सच बोलें, अगर हमारी पार्टीज उसको इंप्लीमेंट ना करें तो क्या फायदा। तो इस वक्त इक्तदार जो है वो पीटीआई के पास है और इस वक्त पंजाब की जो हालत है, आप यकीन नहीं कर सकते कि शायद ही इतना लावारस पंजाब पहले कभी रहा हो।
और कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई उसका कोई आगे नजर नहीं आता। और ये बिल्कुल ठीक है, आधा मुल्क है ये। अगर आप, और ये वाहद आदमी तकरीबन है जो कि खुद अपनी पसंद से खान साहब जिसको लाए हैं, जिसे वसीम अकरम प्लस कहते हैं, वजीर खारजा उनका नहीं है, वजीर दाखिला उनका नहीं है, वजीर सेहत उनके पास नहीं था। वो इसी तरह मेरा मतलब है जो की मिनिस्ट्रीज थी वो तो उनके पास अपने बंदे आज तक है ही नहीं। और एक इतना बड़ा सूबा जिसमें अपनी पसंद का वो आदमी, और वो कहते हैं वसीम अकरम प्लस है। जिस टीम का वसीम अकरम प्लस की ये हालत है, आप टीम की खुद हालत देख लें। देखें ना, फवाद साहब जितनी मर्जी अच्छी बातें करें, इनको जब तक राइट पोजीशन पे नहीं खिलाया जाएगा ये डिलीवर नहीं कर सकते। सो ये कप्तान का मामला है, कप्तान फेल हुआ है, टीम बनाने में फेल हुआ है, और कप्तान के फेल होने की वजह से ये सारा नीचे तक रिजल्ट आया। ये जो इस वक्त बैड गवर्नेंस की शक्ल में है, वो इकोनॉमी से लेकर गवर्नेंस तक के तमाम इश्यूज कप्तान की पॉलिसीज और टीम ना बनाने से खराब हुए। फवाद चौधरी साहब, आपके पास जो अपोजिशन है इस वक्त पंजाब के अंदर अगर बात करें तो नून लीग बड़ा चैलेंज है। नून लीग अपनी दाखिली तकसीम में लगी हुई है। शहबाज साहब कुछ और कर रहे हैं, मियाँ साहब कुछ, बड़े मियाँ साहब कुछ और कर रहे हैं। एक झटका आपको मिला है मरियम वाली पेशी के ऊपर, एक तकरीर हुई है तो लगा है कि वहाँ पे एकदम से सूरत हाल हिला के रख दिया उसने। आप मैनेज कर लेंगे अगर आपके लिए बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज आ जाए जो अभी तक आ नहीं रहा आपको? अभी तो वो दाएं बाएं अपनी तकसीम से ही नहीं बाहर निकल रहे। एक चैलेंज आया ना, अगर 4-6 जलसे उसने किए तो आपके लिए मसला हो जाएगा। नहीं, फ्रेंकली अपोजिशन को बड़ा चैलेंज नहीं है, ना ही इस वक्त अपोजिशन का कोई रोल है, ना ही उनकी कोई डायरेक्शन है। हमारे यहाँ देखें मौलाना साहब, होता ये है कि हमारे यहाँ लीडर जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज के चूंकि स्ट्रक्चर्स नहीं है, लिहाजा होता ये है कि लीडर की जो पॉइंट ऑफ व्यू है या विजन है वो आप समझिए कि डायरेक्शन देता है पॉलिटिकल पार्टी को। अब पीएमएलएन का ये प्रॉब्लम है, आप तलाल चौधरी साहब तो इसको नहीं मानेंगे, बट हकीकत ये है इस वक्त कम से कम 3 ग्रुप्स हैं के अंदर। वो पहले एक नवाज शरीफ साहब हैं जो मरियम नवाज को अपनी लेगेसी ट्रांसफर करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि एक खुद जो है वो कैंडिडेट है, फिर एक शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ है। ये लोग, इनकी अपनी एक 1.5 इंच की लहदा मस्जिद है। सो जब तक इनकी एक लीडरशिप क्राइसिस नहीं रिजॉल्व हो जाता और पता नहीं चलता कि पीएमएलएन में आखिर डिसीजन मेकिंग किसने करनी है, किसके पास जानी है, उसके बाद फिर वो आगे सिचुएशन होगी। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन में भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो या बिलावल भुट्टो जो हैं वो तो अभी लाहौर में भी एक, अगर आप कहना कि मैरिज हॉल में भी जलसा करें, वो जलसा नहीं कर सकते। और मरियम नवाज के मतलब क्या राय है आपकी? वो डेफिनेटली इनसे बेहतर परफॉर्म। और फवाद साहब, मरियम नवाज के मतलब क्या राय है? इतना मैं यही कह रहा हूं कि मरियम नवाज बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के मुकाबले में बेहतर जलसा कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा वो भी कोई नहीं है कि आप खड़ी कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती। और फिर दूसरी बात ये है, पाकिस्तान में ब्रेक ले लें, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तलाल साहब, जब निज़ाम हुकूमत कमज़ोर हो या ऐसी खामियां और पॉलिसियां हों जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी हो, तो अपोजिशन का वहाँ रोल बनता है कि हुकूमत को वहाँ टाइट रोप पर रखे। अभी आपने सर्कुलर डेट का जिक्र किया था, हफीज़ शेख साहब ने उसकी इब्तिदा की थी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। आजकल टैक्स का वही हाल है, टैक्स के रिफंड्स बर्डन बढ़ता जा रहा है, किसी दिन वो भी सर्कुलर डेट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। आप बटे हुए हैं, आपकी जमात के अंदर तकसीम है, मरियम कुछ और कर रही हैं, शहबाज कुछ और कर रहे हैं। आप तगड़े होते तो डिसाइसिवली इनको मजबूर करते, हर इशू के ऊपर दबाव डालते, फॉर गुड गवर्नेंस, किसी और काम के लिए नहीं, हुकूमत गिराने के लिए नहीं। देखिए मलिक साहब, ये आपकी बात अपनी जगह बजा है कि अगर जॉइंट अपोजिशन कोई फैसला करे और इकट्ठे जोर लगाए तो यकीनन हुकूमत पर दबाव बढ़ता है। मगर देखिए ना, हुकूमत भी देख लीजिए, हुकूमत भी, अब हुकूमत तो अपनों की बात नहीं सुन रही, मेरी बात या अपोजिशन की बात क्या सुनेगी? यानी पाकिस्तान के कौमी मुफाद के मामला आए, कश्मीर का मामला आया, इंडिया ने हम पे एग्रेशन किया, इसके बाद इसी तरह के मामलात जैसे अभी FTF का मामला था, इसी तरह देखिए ना, ये तो ऑन बोर्ड लेना मुनासिब नहीं समझते, हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझते, एक टेबल पे बैठना मुनासिब नहीं समझते। सो ये अपोजिशन, अरे वो आपसे हाथ मिलाते हैं कि नहीं? आप डिसाइसिवली एक्ट करना
चाहिए था ना आपको, आप डिसाइसिवली एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी तो अपनी जमात के अंदर तकसीम है, अपोजिशन तो इकट्ठी बाद में होगी। आपकी जमात के अंदर दो अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, शहबाज साहब कुछ और कर रहे हैं, मरियम कुछ और कर रही हैं। नहीं देखे ना, ये मामला देखे ना, थोड़ा सा आप मेरी जमात का ये क्वेश्चन जो है ना, ये तो है ही नहीं। मेरी जमात तो मुझे नहीं आज के दिन तक लगा, देखिए ये हमारा पार्टी का हुस्न है। पंजाब में तो बड़ी अपोजिशन पार्टी आप है ना जी, आपको तो दबाव डालना चाहिए। नहीं, मैं पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ना पैदा वहां तो आप ही। देखें, बड़ी फखर की बात मेरे लिए कि फवाद चौधरी साहब ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मरियम नवाज क्राउड पुलर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, और शहबाज साहब सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये सब कुछ नून का ही है ना जी। और हम अपने अंदर हमारी अगर इख्तलाफ राय है तो उसका हम लेकिन एक डिसीजन करके एक लीडर के पीछे हैं। मगर बात यह है कि हुकूमत का लाहे किस तरह का है। हुकूमत ने अपोजिशन को कभी वो रोल प्ले करने नहीं दिया। हमें तो ये कोशिश ये करते हैं कि कोई आवाज उठाए या एहतसाब में, यानी वो ऐलान कर देते हैं इनके कोई वजीर के फलाना पकड़ा जाएगा, कोई एहतसाब से बचा तो मंशियात में अंदर होगा, मंशियात से बचेगा तो चले आप मीडिया की हालत देख लें, चुन लोगों से क्या किया गया। उसके बाद जज साहब उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों आया। सो हर वो आवाज जो हुकूमत को अच्छी नहीं लगती वो ये दबा देते हैं, ये तो उसको अच्छी सेंस में लेते नहीं है, ये तो कंट्रीब्यूट हमें करने देना ही नहीं चाहते। सो ये इनका जिस तरह का मामला है, मेरा ख्याल है ये तो यही चाहते हैं कि क्योंकि खुद भी कुछ नहीं करना चाहते और अपोजिशन को भी साथ लेकर नहीं देखना नहीं चाहते। तलाल चौधरी साहब, आपसे सवाल भी पूछूंगा। अभी सऊदी सफीर ने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पे पैगाम दिया है, जश्न आज़ादी मुबारक का पैगाम है, लेकिन साथ उर्दू में उन्होंने मैसेज रिलीज़ भी किया। तो अच्छा, गुड फ्रेंडली जेस्चर, क्योंकि एक आध बयान से वो जो तनाव आया है उसको दूर करने के लिए अच्छी बात होती है। कोशिश करूँगा अगर प्ले कर सकूँ। जी फवाद साहब, दोबारा आ जाएँ। निज़ाम हुकूमत के लिए लास्ट क्लोजिंग फ्यू मिनट्स हैं, क्या करना चाहिए बेहतर करने के लिए? हर सूबे का यही मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध वालों को भी यही बोला है कि ये कराची यतीम शहर लगता है, निज़ाम हुकूमत है ही कोई नहीं है, पंजाब की सूरत हाल भी है, ये सारी जगह पे अलमिया एक ही है, कैपेसिटी के इशूज़ हैं सर। नहीं, अलमिया तो हर जगह के ऊपर एक है। और एक आप अपोजिशन के रोल की बात कर रहे थे, आप देखिए ना कि PMLN के अंदर झूठ वगैरह बोलना कोई इशू नहीं समझा जाता। अभी ये मतलब 30 सेकंड पहले तलाल चौधरी साहब ने कहा कि मैंने ये कहा है कि मरियम नवाज पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्राउड पुलर है, हालांकि मैंने नहीं कहा। तो इसलिए ये जब अपोजिशन इस तरह की आपको मिले जिसकी मतलब कोई मॉरल अथॉरिटी, अब उन्होंने 3.5 साल पहले 1992 से जिन अपार्टमेंट्स में रह रहे थे वो डिनाई करते गए, मतलब सर से पांव तक झूठ में, फ्रॉड में और इसमें डूबी हुई अपोजिशन हो, जहां पर अपना आपके निज़ाम के ऊपर जो है वो कोई बात करने की जो है वो तैयार ना हो। आप मुझे बताइए वहां निज़ाम में क्या इस्लाह आनी है? जो अभी आपने मिसाल के तौर के ऊपर बड़ी आपने सब्सटेंटिव बात की थी कि अपोजिशन का काम होता है दबाव रखना। और एक आप अपोजिशन में मुझे बताएं, सवाए अपोजिशन में इसके कि मेरे केस का फैसला जो है वो इस तरह से होना चाहिए, कभी अपोजिशन की तरफ से कोई बात ही नहीं आई। और तो मेरे केस का फैसला जब 10 साल हुकूमत में थे और यही नैब था और उससे पहले जब बनाया था तो उस वक्त ख्याल नहीं आया था कि इसको ठीक करना है, और ये इसको सिर्फ उस वक्त सियासी मुखालफों में इस्तेमाल करते रहे। उस वक्त हम खुश थे। आप जब टाइम खत्म हो रहा है, तो आपकी तरफ से भी और तलाल साहब की और मेरी तरफ से भी पूरी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी में इंशाअल्लाह इसके बाद 14 अगस्त की मुलाकात होगी, लेकिन बहुत अच्छे से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जश्न आज़ादी मनाना है, भूलना नहीं है। कोरोना के वबा में खुद को भी बचाना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।